Yes. Dr. Kirit Solanki. धन्यवाद सभापति महोदय। शिक्षा के निशुल्क अधिनियम को पर चर्चा के लिए आपने मुझे जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विशेष आभारी हमारे श्रद्धेय नेता श्री अडवाणी जी एवं नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज जी का विशेष आभारी हूं कि इस चर्चा की प्रारंभ करने के लिए मुझे अनुमति दी है। सभापति महोदय, शिक्षा में भारत वर्षों से भारत शिक्षा के में एक शिक्षा में गुरु के रूप में प्रस्थापित हुआ था। सदियों पहले जो भारत की संस्कृति थी, यहाँ की जो तक्षशिला और नालंदा विद्यालय थी, यहाँ की जो शिक्षा की एक रीत थी, लोग दूसरे देशों में से यहाँ शिक्षा के लिए आते थे और ऐसे शिक्षा के अधिनियम पे बोलने की जो मुझे आज मिली है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। भारत की जो परंपरा है, भारत की जो भारतीय की जो विरासत है, जो हमारी गौरव गाथा है, वो हम शिक्षा को सिर्फ शिक्षा के माध्यम से नहीं देखते हैं, हम शिक्षा को एक भगवान के माध्यम से देखते हैं। शिक्षा को हम एक पूजनीय के दृष्टि से देखते हैं। हम शिक्षा माँ सरस्वती की उपासना करके करते हैं। मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि समग्र विश्व में ऐसी परंपरा और भी कोई देश में उपलब्ध नहीं है जो भारत में है। अन्य भी बातों में भारत में जो ऐसी देवी को जो पूजनीय परंपरा है, मगर यहाँ शिक्षा के अधिनियम पर है। मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। शिक्षा की बात में जो कितनी डीप रूटेड है, इनका मैं एक अपना निजी मैं दृष्टांत देना चाहता हूँ। मेरी पोती है, वो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती है। एक दिन मैं बैठा था, वो अपना होमवर्क कर रही थी, गलती से उनका पैर पुस्तक किताब को छू गया तो वो एकदम चौंक गई। छोटी सी बालिका चौंक गई। उसने दो हाथ जोड़ के नमन किया और सिर पे पुस्तक को लगाया। ऐसे तरह उसने अपनी गलती का एहसास किया। ये परंपरा सिर्फ भारतीय मूल्यों में पड़ी हुई है, ये परंपरा भारतीय नसों में बह रही है। और ऐसे शिक्षा के अधिनियम पे जब 2009 में हमारे विद्वान एचआरडी मिनिस्टर श्री सिब्बल साहब, जो एक नामी एडवोकेट भी है और बहुत विद्वान है, उन्होंने शिक्षा के माध्यम में जितने कुछ नवीन किए हैं, मैं उनको कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि इनके जो कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा में जो नए बिंदुओं को जोड़ा है, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं। मैं उनको ये भी कहता हूं कि हमारे सिब्बल साहब इज वेरी एंथुजियास्टिक ऑल्सो। कभी कभी शिक्षा के माध्यम में जो जमीनी तौर से भी वो आगे निकल जाते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा ही है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में ऐसा ही हुआ है कि हमने बहुत बड़े बड़े मानदंड बना दिए हैं, हमने बड़े बड़े ऊंचाइयां बना रखी है, मगर ये ऊंचाइयों को हम कैसे हम उनको सॉल्व कर पाए, उनके लिए हमने कोई आयोजन नहीं किया है। मैं मंत्री जी को विनम्रता पूर्वक मैं कहता हूं कि आप बनाया जो ये भारत 135 देशों की सूची में जो शिक्षा के फ्री एजुकेशन देने वाले जो सूची है उसमें शामिल हुआ है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मगर जब हम ऐसे विधायक लाए, जब हम इसके कानून को जब हम इम्प्लीमेंट करें, तो साथ ही उनके इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया भी पैरेलल चलानी चाहिए। वहां कहीं मुझे एक अभाव दिख रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इस बारे में कुछ सोचे। हमारे संविधान की 45 धारा में शिक्षा को फंडामेंटल राइट की उनको जो एक अधिनियम के रूप में स्वीकारा गया है, और हमारे संविधान के जो संविधान के निर्माताओं ने जो परिकल्पना उस वक्त की थी कि 10 साल के अंदर एजुकेशन शिक्षा को एक कंपलसरी और फ्री अचीव करना था गोल, जो संविधान में कहा गया था कि द स्टेट शैल एंडूअर टू प्रोवाइड विथ ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम commencement of this constitution
for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. मगर कितने साल बीत गए, हम इस बार में कुछ नक्कर प्रगति नहीं कर सके। 1964 में इस वक्त के बहुत विद्वान शिक्षा मंत्री श्री MC चागला ने उस वक्त कहा था कि our constitution father did not intend that we just set up the hovels, put the students there, give the untrained teachers, give them bad textbooks, no playgrounds, and we say with proud we have complied with the Article 45. ऐसा नहीं होना चाहिए था. And primary education is expanding. That means that the real education should be given to our children at the age of 6 and 14 years. सभापति महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार संशोधन है, इसमें मंत्री जी ने जो ये जो अमेंडमेंट रखे हैं, मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा। मैं गुजरात से आता हूं। डेमोक्रेसी का तो कोई विकल्प ही नहीं है, डेमोक्रेसी का कोई विकल्प नहीं है। मगर हमारे बड़ौदा स्टेट में दिनशा पटेल साहब यहाँ बैठे हैं। हमारे बड़ौदा स्टेट हुआ करता था, हमारे जो अपना देश आजाद हुआ उसके पहले, और वो राजा इतने विद्या प्रेमी थे, उतने प्रजावत्सल थे कि इस वक्त उस जमाने में उन्होंने शिक्षा को कंपलसरी एजुकेशन बनाया था, और नहीं सिर्फ एक्ट बनाया था मगर सयाजीराव गायकवाड़ ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। मैं ओल्ड बड़ौदा स्टेट के चाणस्मा एरिया से आता हूं और मुझे गर्व है कि हमारे ओल्ड बड़ौदा स्टेट के सभी प्रदेशों में आज शिक्षक का व्याप्त इतना बड़ा है कि वहां डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। शिक्षा का व्याप्त बहुत बड़ा है। अगर उसका किसी को भी श्रेय देना है तो सयाजीराव गायकवाड़ को देते हैं हम। वो एक राजवी थे, फिर भी वो लोकशाही से भी अधिक आगे जाके काम करते थे। उनको मैं स्मरण करता हूं, उनको मैं अंजलि देता हूं। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने संसद में जो संविधान के तहत ये संसद और पूरा देश चलता है, उनको अगर शिक्षा के लिए विदेश भेजे थे और बाबा साहब को बाबा साहब बनाए थे तो वो सयाजीराव गायकवाड़ थे। Honorable members, please don't disturb. इस अधिनियम में अभी भी मंत्री जी ने कहा कि जो अधिनियम में जो अमेंडमेंट रखा है उसमें मदरसाएं, वैदिक पाठशालाएं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को लागू नहीं होगा। मंत्री श्री, मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, हमारी न्याय प्रणाली का बहुत उच्च स्तर पर रही है। हमारी न्याय प्रणाली का हमेशा तटस्थ मुद्दों पर हम न्याय देती है। अभी भी जो हमारी न्याय प्रणालिका ने जो अपना फैसला सुनाया है, मुझे लगता है कि इसमें हमें इतना प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं हूं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स मेनली दे आर रन बाय प्राइवेट ट्रस्ट, और प्राइवेट ट्रस्ट करके वो कमर्शियल बेस पर वो चलाया जाता है। ऐसी संस्थाओं को भी उसमें इनके दायरे में लाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मेरी ये भी मांग है कि जो वैदिक पाठशाला है, जो मदरसाएं है, जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली है, अगर गरीब तबके के लोगों को अगर ये शिक्षा लेनी है तो उनको भी इनका एक प्रावधान होना चाहिए। निजी शिक्षा संस्थाओं में 50% गरीब तबके को बालकों को आरक्षण देने के लिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। ये बहुत अच्छा एक सुझाव है और इसके लिए मैं समग्र सरकार को अपनी ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। जो ये संस्थाओं में गरीब तबके को बालकों को जो ये मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर मुहर लगाई है, और इसकी वजह से 34,000 ऐसी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट निजी इंस्टीट्यूट है, वो इनके दायरे में आएगी और इससे गरीब बालकों को इसमें पढ़ने का एक मौका मिलेगा। मगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं होगी, दिल्ली पब्लिक स्कूल होगी,
एक कोई बड़ी स्कूल होगी, उसमें दलित, वनवासी, गरीब, श्रमजीवी बच्चे जब जाएंगे तो उनके प्रति कोई डिफरेंशिएशन ना हो, उनके प्रति कोई सौतेला व्यवहार ना हो। वो आ गए हैं ऐसे, उनको निभाने की अगर ऐसी कोई भावना ना हो, उसका हमें कोई निश्चित करना चाहिए कि उनको प्रति कोई अन्याय ना होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ना होना चाहिए, उनके प्रति कोई भी प्रकार का एक अलग सौतेला व्यवहार ना होना चाहिए, उनको रिस्पेक्टफुली उनको प्रावधान देना चाहिए। हमारे देश में तो अमीर और गरीब बच्चे साथ साथ पढ़ते थे। उनका जो मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा थे, वो दोनों साथ थे। और ऐसा हमें एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। जो आरटीआई के धारा 2 का संशोधन में डिसेबिलिटी को जो इसमें शामिल करने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि मंत्री जी ने अभी सदन में घोषणा की है कि सभी प्रकार की डिसेबिलिटी को इसमें शामिल किया जाएगा। डिसेबिलिटी सेरेब्रल पाल्सी ऐसी डिसेबिलिटी है कि उसमें सिर्फ वो अफेक्टेड व्यक्ति उससे वो डिफिकल्टी नहीं झेलता है, पूरा परिवार उसके पीछे रहता है। आपने उनको होम बेस्ड एजुकेशन का जो आपने प्रावधान किया है, मैं मानता हूं कि शिक्षा की मूल धारणा है, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, वो इस बात से मारा जाएगा। अगर बच्चों को आप होम बेस्ड एजुकेशन में आप रखने का जो प्रावधान करोगे तो बच्चे को कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, वो आइसोलेशन में रहेगा, उसको कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा और उसका विकास के लिए सिर्फ उस पर एक प्रकार का घर में मैं नहीं समझता हूं कि इसके लिए उसका कोई विकास होगा। दूसरी बात में आपका ध्यान रखा, अभी भी आपने जिक्र भी किया है कि संस्थाओं को, स्कूलों को एक प्रकार का लेजिटिमाइज रीजन मिल जाएगा उनको रिजेक्ट करने के लिए कि भाई आप अपने घर पे जाकर उनको पढ़ाओ, तो ये भी एक है। और तीसरी बात, अगर आप स्कूलों में ह्यूमन रिसोर्स आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हो तो होम बेस्ड एजुकेशन में आप कैसे ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय कर पाओगे? अभी बाकी है। और दिस प्रोविजन इज ऑल्सो in the contradiction of United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability and the recent Supreme Court judgment April 2012 also. No, तो please मैं मंत्री conclude. से गुजारिश करता हूं कि होम बेस्ड एजुकेशन का प्रावधान को हटा दिया, बच्चों के लिए नियरेस्ट स्कूल का प्रावधान किया जाए। आपने अभी भी स्वीकार किया कि हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे शिक्षक नहीं है, हमारे पास कोई टीचर और कोई संस्थाएं नहीं है जो डिसेबल को जो टीचिंग दे सके। हमें ऐसा उपार्जन करना पड़ेगा, ऐसा टीचर को करना पड़ेगा। और जब हम ये एक्ट दाखिल कर रहे हैं उसी वक्त हमें इसका प्रावधान करना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए। ये स्कूलों जो नजदीक के स्कूलों में उनको भेजा जाए वो बेटर इक्विप्ड होना चाहिए, उसमें जो ब्रेल की व्यवस्था होनी चाहिए, साइन लैंग्वेज होनी चाहिए और एडेप्टेड मटेरियल होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। डिसेबल के लिए जो क्यूरिकुलम है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्यूरिकुलम डिसेबिलिटी फ्रेंडली क्यूरिकुलम का निर्माण किया जाए कि ताकि देश में सभी जगह पे डिसेबल बच्चों को पढ़ने के लिए एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। Honorable member, you made your point now. Please conclude, please. Just one more, 2 minutes. Sir. No, 1 minute, please. I will call the next speaker, please. Hello. Wind up. कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए ये बिल मेरे ख्याल से कुछ जल्दबाजी में बनाए गए हैं, इसमें कई त्रुटियां हैं। इसमें शिक्षा में यूनिफॉर्मिटी का अभाव है। 6 साल के नीचे के बच्चों को उसमें कोई समावेश नहीं किया गया है। मातृभाषा में जो शिक्षा का प्रावधान है, जो हमारे गांधी जी कह गए हैं कि शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, इसका यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है। और धार्मिक संस्थाओं को इसके दायरे से इसके बाहर रखी है, उनको अंदर लानी चाहिए। अनाथ बच्चों के लिए इसमें अन्याय है क्योंकि इस विधेयक के जरिए
आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बीपीएल कार्ड की जरूरत होती है, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मुझे हैरानी इस बात की है कि अनाथ एंड ऑर्फन बच्चे ऐसे सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रावधान करना चाहिए। Mr. K. Suresh, now please wind up. सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका खूब बहुत आभारी हूँ।